नमस्कार। अब तक हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और हमारी जो बॉडी है कैसे जो है अ, उसका जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब आते हैं हम सेल एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। यदि हम सेल्स और ऑर्गन्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी कोशिकाएं हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से अंग हैं जो कि इम्यून सिस्टम में भाग लेते हैं, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेल्स पर आते हैं। सबसे पहले जो इम्यून सेल्स हैं उनके जो निर्माण होता है वो एक कॉमन सेल से होता है, और उस कॉमन सेल को कहते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। उसका नाम है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये अब ये चूंकि एक स्टेम सेल है, स्टेम सेल जो होती है उसकी एक पोटेंसी होती है, वह कुछ अन्य प्रकार की कोशिकाओं में या पूरे जीव में परिवर्तित होने की क्षमता रखती है। तो उसकी जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के आधार पर उसको हम कहते हैं कि टोटीपोटेंट सेल है या मल्टीपोटेंट सेल है या प्लूरीपोटेंट सेल है। यदि कोई कोशिका स्टेम सेल यदि पूरे जीव के निर्माण की क्षमता रखती है तो उसे कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। ठीक है। और टोटीपोटेंट सेल कौन सी होंगी? जो ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं 16 स्टेज 32 स्टेज तक भी जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, यदि उनको हम अलग सेपरेट करके डेवलप करें तो वह हर एक ब्लास्टोमियर एक कोशिका का निर्माण कर सकता है। तो उसको बोलते हैं कि टोटीपोटेंट सेल, यानी कि वो पूर्ण क्षम कोशिकाएं कहते हैं कि एक पूरे जीव का निर्माण कर सकती है। मल्टीपोटेंट जो कोशिकाएं होती हैं वो कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं बना पाती हैं, कुछ, सभी तरह की नहीं, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं। तो जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल कोशिका है ये मल्टीपोटेंट सेल है। यह जो है ब्लड की और लिम्फेटिक सिस्टम की सभी कोशिकाओं के निर्माण करने की क्षमता रखती है। तो ये किस प्रकार की कोशिका है? एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है ये। ठीक है। अब बात आते हैं कि यह हमने जैसे अभी बताया कि यह ब्लड के कंपोनेंट और ब्लड प्लाज्मा, ये सारा जो है, या कहें तो ब्लड के निर्माण की जो क्रिया है उसको कहेंगे हेमेटोपोइसिस। जो ब्लड के फॉर्मेशन की जो क्रिया है वो कहलाती है हेमेटोपोइसिस, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल है वह सबसे पहले डिवाइड होती है और दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। पहली जो कोशिका होती है माइलॉइड प्रोजेनेटर होती है और दूसरी होती है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। देखो, माइलॉइड प्रोजेनेटर जो सेल है, ये सेल ब्लड की जो सेल्स हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और इरेथ्रोसाइट्स, ये इनका निर्माण करती है। जबकि लिम्फॉइड जो प्रोजेनेटर है वो लिम्फेटिक सिस्टम की जो है कोशिकाएं का निर्माण करती है। अच्छा, एक चीज़ जो है बात करते हैं कि ये हेमेटोपोइसिस जो प्रोसेस है या रक्त के निर्माण की जो क्रिया है ये कहाँ होती है? तो ये जो है भ्रूणीय अवस्था के दौरान यह सबसे पहले यॉर्क सैक में होती है। भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होगी? यॉर्क सैक में। 3 महीने के जो भ्रूण है उसमें उसके बाद यह शिफ्ट हो जाती है लीवर और स्प्लीन, यानी कि लीवर और स्प्लीन के अंदर 3 महीने का यदि भ्रूण है तो उसमें लीवर और स्प्लीन की कोशिकाओं के द्वारा हेमेटोपोइसिस जो है क्रिया होती है। और जब 7 महीने का भ्रूण हो जाता है तो उसके बाद एडल्ट तक ये बोन मैरो में, या कहें तो 7 महीने के भ्रूण से लेकर और वयस्क तक में जो हमारी अस्थि मज्जा है उसमें ये हेमेटोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो होती है। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब हेमेटोपोइसिस जो प्रोसेस है उसमें मैंने बताया कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है और ये 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, माइलॉइड प्रोजेनेटर और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। माइलॉइड प्रोजेनेटर जो है वह फिर 4 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। मेगाकैरियोसाइट्स, ये जो मेगाकैरियोसाइट्स हैं ये प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। यहाँ थ्रोम्बोसाइट्स लिखा हुआ है तो ये प्लेटलेट्स हैं। ये जो मेगाकैरियोसाइट सेल जो हैं ये क्या बनाएंगी? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। इरिथ्रोसाइट जो कोशिका है या ये इरिथ्रोसाइट जो सेल्स हैं
इसको बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिक इरिथ्रोइड प्रोजेनिटर। ये जो माइलॉइड प्रोजेनेटर है, यदि इरिथ्रोइड प्रोजेनेटर बना रही है तो वो इरिथ्रोइड प्रोजेनेटर है वो इरिथ्रोसाइट का निर्माण करती है, और इरिथ्रोसाइट जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, आरबीसी कोशिकाएं। इसी तरह से मास्ट सेल का निर्माण करती हैं। इसी तरह से माइलोब्लास्ट सेल्स का निर्माण करती हैं। ये जो माइलोब्लास्ट सेल्स है ये फिर बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफाज सेल्स का निर्माण करती है। तो माइलॉइड प्रोजेनेटर से बनने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, एक तो है प्लेटलेट्स, एक है आरबीसी, एक है मास्ट सेल, एक है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और फिर मैक्रोफाज कोशिकाएं। तो ये जो कोशिकाएं बनेंगी सारी ये किससे बनेंगी, माइलॉइड प्रोजेनेटर से। इसी तरह से लिम्फॉइड प्रोजेनेटर की बात करते हैं। ये जो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर है ये नेचुरल किलर सेल्स का निर्माण करती हैं। फिर दो तरह के प्रोजेनेटर सेल बनाती हैं, टी सेल प्रोजेनेटर, टी लिम्फॉइड प्रोजेनेटर और बी लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। ठीक है, टी लिम्फॉइड प्रोजेनेटर है वो टी लिम्फोसाइट का निर्माण करेगी, और बी लिम्फॉइड प्रोजेनेटर कोशिका है वो बी लिम्फोसाइट का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इस तरह से फिर आगे जो यदि मैच्योरेशन होता है इनका, टी सेल का यदि आगे मैच्योरेशन होगा, ये जो बी ये वाली जो कहलाती है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर जो होगी, ये मैच्योरेशन पर डिपेंड करता है कि जो बी जो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर है वो टी लिम्फॉइड प्रोजेनेटर और बी लिम्फॉइड प्रोजेनेटर बनाएगी, और टी फिर आगे डिवाइड होती है टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल में, और बी लिम्फोसाइट जो है वो इसमें लिखा हुआ है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल दो तरह की से कोशिकाएं बनाती हैं, एक दूसरी होती है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल जो है ये क्या कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स का निर्माण करेगी, और मेमोरी सेल जो है ये आगे सेव करके रख ली जाती है कि उस तरह का यदि कोई एंटीजन है तो मेमोरी सेल उसी तरह की एंटीबॉडी निर्माण करने में सक्षम होती है फिर उसके बाद। तो इस तरह से ये जो है ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये कहलाती है हेमेटोपोएसिस, या रक्त के निर्माण की क्रिया, या जो ब्लड के कंपोनेंट है, सेलुलर कंपोनेंट है, उसके निर्माण की क्रिया, ये हेमेटोपोएसिस कहलाती है। अब आते हैं हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम में जो सेल्स हैं ये सारी जो हमने पिछली बार पढ़ी ये सारी सेल बनेंगी। ये कौन कौन सी होंगी, दो तरह की सेल्स, तीन तरह की सेल्स होंगी, लिम्फोइड सेल्स होंगी, फैगोसाइट्स होंगी और ग्रेनुलोसाइट्स होंगी। लिम्फोसाइट जो मैंने बताया कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और तीसरी है नेचुरल किलर सेल्स। बी लिम्फोसाइट इनका जो मैच्योरेशन होगा कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा। टी लिम्फोसाइट इनका मैच्योरेशन थाइमस में होगा। नेचुरल किलर सेल्स जो होंगी इनका काम होता है फैगोसाइटिक एक्टिविटी, या जो वायरस अटैक होता है उसके अगेंस्ट में ये वर्क करती हैं। फैगोसाइटिक सेल्स जो होंगी ये अलग अलग टिश्यू में पाए जाने वाली जो मैक्रोफाज सेल्स है उनको वहाँ के नाम के हिसाब से जाना जाता है। जैसे लंग्स में यदि मैक्रोफाज कोशिका पाई जाती हैं तो उसको बोलते हैं एल्वुलर मैक्रोफाज कोशिका। यदि कनेक्टिव टिश्यू में कोई फैगोसाइटिक सेल है तो उसको बोलते हैं हिस्टियोसाइट्स। और यदि लिवर में कोई क्या कहते हैं फैगोसाइटिक सेल है तो उसको बोलते हैं कुफर सेल्स, और किडनी के अंदर है तो मेसेंग्लियल सेल्स बोलते हैं। तो ये जो है फैगोसाइटिक एक्टिविटी दिखाती हैं। फैगोसाइट्स जो होती हैं, साइटिक सेल्स जो होती हैं, फैगोसाइटिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि भक्षण की क्रिया। ये अमीबा की जैसी कोशिकाएं होती हैं और ये क्या करती हैं कि जो भी एंटीजन है या पैथोजन है उसको ये खाने का काम करेगी। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स में ये चार तरह की कोशिकाएं होती हैं, पांच तरह की सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मास्ट सेल और डेंड्राइटिक सेल। ये जो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसमें क्या है ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स पाएंगे, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। जब इनका स्टेनिंग की जाती है तो उसके स्टेन के आधार पर इनको नाम रखा जाएगा। न्यूट्रोफिल ये अभिरंजित नहीं होती किसी प्रकार से। इयोसिनोफिल जो होंगी इयोसिनोफिल के प्रति
लगाव रखने वाली कोशिकाएं होती है। बेसोफिल बेसिक जो है डाई उसके प्रति लगाव रखने वाली कोशिकाएं, मास्ट सेल और डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल जो है ना, इसमें प्रवर्ध डेंड्राइटिक सेल के अंदर प्रवर्ध निकले होते हैं, और ये जो प्रवर्ध के कारण ही जो है इनको डेंड्राइटिक सेल्स कहा जाता है। इनकी यदि संरचनाएं देखते हैं हम तो ये इस प्रकार दिखाई देती हैं। जैसे ये मास्ट सेल है, ये इस तरह से दिखाएगी। ये जो मास्ट कोशिका है ये क्या करती है, इन्फ्लामेटरी जो एक्टिविटी है उसको दिखाती है, या इन्फ्लामेशन के दौरान ये जो है एक्टिव होती हैं। इन्फ्लामेशन के दौरान मतलब मान लीजिए कभी कोई चोट लग जाती है तो उस दौरान सबसे पहले जो कोशिकाएं आती हैं वो कौन सी होंगी, मास्ट सेल। ठीक है। मैक्रोफाज कोशिकाएं, जैसा कि मैंने दिखाया, मैक्रोफाज इरेगुलर सेल्स होती हैं शेप में, और इनका काम होता है फैगोसाइटिक एक्टिविटी, यानी किसी भी तरह के कोई भी भारी पैथोजन है उसको ये खाने का काम करेंगी। नेचुरल किलर सेल्स जो होंगी ये क्या करेंगी, ट्यूमर सेल्स को खाती हैं। ये जो है ट्यूमर सेल को किल करने का काम करती हैं। वायरस इन्फेक्टेड कोशिकाएं, उनको भी ये किल करने का काम करती हैं। डेंड्राइटिक सेल है, डेंड्राइटिक सेल मैंने बताया कि इसमें जो है प्रवर्ध पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको जो है डेंड्राइटिक सेल्स कहा जाता है। मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट जो होंगी ये मैक्रोफाज सेल्स होती हैं। ठीक है, ये भी इन्फ्लामेशन के दौरान रेस्पॉन्ड करती हैं। फिर आती है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है ट्राइलोब्ड होती हैं, और इयोसिनोफिल बाइलोब्ड होती हैं। ठीक है, ये जो है इनका न्यूक्लियस है, बीच में जो दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है इनका। तो इनके न्यूक्लियस के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं कि ये कैसी है। ये जो इन्फेक्शन के दौरान जो फर्स्ट जो रेस्पॉन्डर होती हैं वो होती हैं न्यूट्रोफिल सेल। बेसोफिल जो सेल्स होंगी ये पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट सबसे पहले ये रेस्पॉन्ड करती है। पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन है उसके प्रति बेसोफिल सबसे पहले रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, और इयोसिनोफिल जो होती हैं टॉक्सिन्स को और बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो ये जो हैं हमारी सारी इम्यून सेल्स होती हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम जहाँ की ये जो इम्यून सेल्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है, वो सारे ऑर्गन्स जो हैं हमारे, देखो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी से रिलेटेड कोशिकाओं या कोई भी कोशिकाओं का निर्माण करने वाले अंग, दूसरा उनका स्टोरेज रखने वाले अंग, और तीसरा उनका ट्रांसपोर्टेशन करने वाले ऑर्गन्स। ये तीन चीज़ें हैं। तो ये सारे जो इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स में आते हैं। अब इनको ब्रॉडली दो भागों में हमने डिवाइड किया है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन को प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इनका मैच्योरेशन होता है। किनका? लिम्फेटिक सेल्स का। ये जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होंगे यहाँ पर जो हमारी लिम्फेटिक सेल कौन सी हैं, लिम्फोसाइट्स जिनको बोल रहे हैं, कौन कौन सी है? दो तरह की बताई ना, बी सेल और टी सेल। तो जो बी सेल और टी सेल का जो मैच्योरेशन है, या जब कहें कि उनका परिपक्वन है, वो कहाँ होगा? इन ऑर्गन्स में होगा। इस वजह से इनको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कह रहे हैं, और बाकी के सारे क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन सा है? पहला है थाइमस और दूसरा है बोन मैरो। ये है थाइमस, ठीक है, इसका जो पोजीशन ये है, और दूसरा है बोन मैरो। जो बोन मैरो, लंबी हड्डियां जो होती हैं उसमें जो रेड बोन मैरो पाई जाती है वो बोन मैरो कहलाती है। अस्थि मज्जा, जिसकी लंबी हड्डियों में पाई जाने वाली जो मज्जा होती है ना, वो बोन मैरो कहलाती है। तो बोन मैरो में और थाइमस में दो जगह ही जो है लिम्फोसाइट्स का जो होता है मैच्योरेशन होता है। टी सेल जो है, देखो निर्माण होता है बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में टी सेल और बी सेल दोनों का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये सर्कुलेशन में जाती हैं और फिर टी सेल जो है थाइमस में जाके मैच्योर होती हैं और बी सेल जो है यहाँ पर बोन मैरो में मैच्योर होती है। तो बी सेल, बी फॉर बोन मैरो और टी फॉर थाइमस। तो हम इससे पहचान सकते हैं कि बी सेल बोन मैरो में मैच्योर हो रही हैं और टी सेल जो है थाइमस में मैच्योर हो रही है।
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आते हैं? लिम्फ नोड्स। अब ये जो लिम्फ नोड्स हैं, यदि ये पूरे इस डायग्राम को देखेंगे तो एक नेटवर्क दिख रहा है ना। ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बिल्कुल पैरेलल जो है एक लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, और इस लिम्फेटिक सिस्टम में देखो डॉट 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 डॉट, मोटी मोटी डॉट दिख रही है यहाँ पर, ये डॉट हैं, यहाँ पर डॉट हैं। तो ये जो डॉट्स हैं, ये सारी डॉट्स हैं, ये क्या है? लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। और ये एक लिम्फ नोड का मैग्नीफाइंग डायग्राम है। तो ये इस तरह से होती हैं। अब लिम्फ नोड जो होती है, ये लिम्फोसाइट का एक तरह से स्टोरेज रखने वाली स्थान है। लिम्फ नोड जहाँ होंगे वहाँ क्या होगा कि लिम्फेटिक जो सेल्स हैं या इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, उनका यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। दूसरा है स्प्लीन। स्प्लीन, इसको ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, कि जहाँ पर जो आरबीसी है वो स्प्लीन में जाकर, जो डेड आरबीसी हैं वो यहाँ पर स्प्लीन में जाकर उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, और उससे हीमोग्लोबिन अलग करके और फिर वापस जो है नई आरबीसी सेल्स का निर्माण किया जाता है। तो स्प्लीन जो है वो दूसरा लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। तीसरा है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट। हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है और यूरिनोजेनिटल ट्रैक है, इसके अंदर क्या होता है? म्यूकस की मेम्ब्रेन पाई जाती है। हमें पता है, हमने पढ़ा भी था कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी इनर लेयर होती है म्यूकस से, म्यूकोसल लेयर होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक है, या कहें तो श्वसन तंत्र की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर की जो लेयर होती है वो कहलाती है म्यूकस लेयर। इसी तरह से यूरिनोजेनिटल जो ट्रैक है उसमें भी इनर जो लेयर होती है वो कहलाती है म्यूकस लेयर। अब ये सबसे ज़्यादा जो है पैथोजन के संपर्क में आने के इनके सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे हमने खाना खाया तो हमारे खाने के अंदर कई तरह के पैथोजन्स हो सकते हैं। हम सांस ले रहे हैं, उस सांस में भी कई तरह के पैथोजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पैथोजन है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचा सकते हैं इन ऑर्गन्स को। तो इन ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या है? म्यूकस लेयर बनाई गई है, और इस म्यूकस लेयर से जो एसोसिएटेड जो है लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं कुछ, और जैसे कि टॉन्सिल है, ये भी जो है माल्ट है, यानी कि म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। जब हमें कभी मान लेते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो गया है, कई बार आपको हो जाता है ना कि हाँ टॉन्सिल हो गया साहब, गले के जो टॉन्सिल हो गए हैं साहब, गला जो है इतना तेज़ दुख रहा है कि कुछ चीज़ खाई नहीं जा रही है। तो उसका कारण क्या है कि जो टॉन्सिल है ये एक तरह से मॉडिफाइड लिम्फ नोड हैं, और जब कोई इन्फेक्शन हो गया है हमारे शरीर में तो इनको क्या है? ज़्यादा काम करना है। तो जब ज़्यादा काम करना है तो ये क्या है? अपना साइज जो है, मतलब ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। और सेल्स का मल्टीप्लिकेशन करेगी तो ये जो है अपने जो टॉन्सिल जो है ये फूल जाते हैं। तो फूलने के कारण क्या है? हमारी जो ईसोफेगस वाला रीजन है या बकल कैविटी वाला रीजन है वो थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, तो खाने में हमें दिक्कत होती है। तो ये एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इस तरह से जो है हमारे बॉडी में ये तो सेल्स होती हैं, और ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में भागने वाले जो कोशिकाएं हैं उनके निर्माण में ये भाग लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।